हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूं कि आप जिस भी एग्ज़ाम्स का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल्स रोशनी एकेडमी के माध्यम से कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्द आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, आज मेरा पहला क्लास है और मैं जनवरी मंथ्स की करंट अफेयर से शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूं कि करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंस के साथ साथ आपकी और हमारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। तो दोस्तों चलो, तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन्स को ऑन कर लें ताकि दोबारा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग राष्ट्रीय जो करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं और इसमें जो भी इम्पोर्टेंस होंगे उसे मैं बताने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्ज़ाम्स के व्यू से को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर में है। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। ब्रिज के बनने से टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें यही बताया गया जा रहा है कि सरकार जो है टूरिस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग है और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार टूरिस्ट को लेकर काम कर रही है, ताकि इससे क्या होता है, राज्य और देश दोनों को क्या होता है, जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए सरकार जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखिए। ठीक है, और अगला हम देखने का प्रयास करेंगे कि भारत की पहली तटीय और जल पंछी जनगणना, यानी कि भारत की पहली तटीय और जल पंछी बेंडर पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। वेंडर पक्षी वे पंछी जिसके लंबे पैर, लंबे गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पंछी पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य 1980 में और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित गया था किया गया था। ठीक है, तो किया गया था। ठीक है, किया गया था। तो बस इसमें यही याद रखना है कि भारत की पहली तटीय और जल पंछी जो कि वेंडर पंछी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में समुद्री पंछी राष्ट्रीय और समुद्री अभयारण्य में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये किया जाएगा। आगे देखते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला, ठीक है, राज्य छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी यानी एक आर्थिक सूचकांक है। यह किसी देश की आर्थिक विकास की पर्यावरणीय लागतों को शामिल करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी को उजागर करता है और उनके अस्थायी प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार आखिर पारिस्थितिक तंत्र को लेकर क्यों ज़्यादा इतना सजग है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम जितने पारिस्थितिक तंत्र को हम शुद्ध रखेंगे, इससे क्या होगा कि प्रदूषण से हमारा जो पर्यावरण है काफ़ी ज़्यादा शुद्ध रहेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देंगे, इससे क्या होगा कि देश की आर्थिक विकास की लागतों को शामिल करता है और इसकी क्या करेगा कि प्राकृतिक संसाधनों को कमी को उजागर भी करता है, क्या कमियां हैं, क्या उसको है, और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब कि इसमें उजागर करता है। ठीक है, और इसके अस्थायी प्रबंध को प्रोत्साहित भी करता है। ठीक है, तो दोस्तों बात छत्तीसगढ़ की आई है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को की गई थी। राजधानी रायपुर में राज्यपाल रमन डेका हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा
में 11 सीटें हैं और जिला 33 जिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे और कि छत्तीसगढ़ अगर मैप के माध्यम से देखिए तो ये हमारा छत्तीसगढ़, तो मैप के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। और इसके हम अगर देखें हम तो इसके इसके जो हमारा राइट साइड जो कि हमारा उड़ीसा है, इसके ऊपर देखेंगे झारखंड है, उसके देखिए उत्तर प्रदेश है, इधर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, इधर हमारा महाराष्ट्र है, इधर तेलंगाना है और हमारा क्या है तो एक हमारे इधर भी जो कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी हमको देखने की ज़रूरत है और इसमें मुझे और इसमें याद रखने की सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है यहाँ आप देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्थापना इसको याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2000 को स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी रायपुर में है। राज्यपाल यहाँ के रमन डेका हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं और विधानसभा में 90 सीटें हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 69 यानी कि 69वां मंडल, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन मंडल स्थापित करेगा। इसे मौजूदा फिरोजपुर डिवीजन को पुनर्गठित करके बनाया जाएगा और यह 742.1 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का प्रबंधन करेगा। उसके बाद है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे में 68 डिवीजन हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बाद में भारत में भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के तहत दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रणाली है। 12.5 लाख कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ा नियोक्ता है और उत्तरी क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है। तो दोस्तों अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स जो काफ़ी जो नज़दीक है, आप इसको देखकर काफ़ी आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारे पास 69 जो कि डिवीजन्स हो गए हैं, जो कि स्थापित किया जाएगा तो 69 हो ही जाएंगे। लेकिन वर्तमान में भी कितना है हमारे पास है, तो वर्तमान में भी हमारे पास कितना है, तो वर्तमान में 60 जो कि हमारे पास कितना है 68 डिवीजन्स हैं, जो कि इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी देखिएगा कि अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया में सबसे चौथा रेल नेटवर्क है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर देखिएगा, यहाँ पर एक और दिया हुआ था, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि उत्तरी क्षेत्र भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल क्षेत्र है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे देखेंगे कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश है, ठीक है। देश ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है, ठीक है। तो उसमें और देखेंगे, भारत में अब 1000 किलो से अधिक परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क हो गया है। वर्तमान में 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर के मार्गों को कवर करने वाली मेट्रो रेल सेवाएं चालू हैं। उसके बाद है कि हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो की जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच में 2.8 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है। इसके अलावा साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसको आप बस इतनी आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई वैसा खास कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन, ठीक है। तो इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या है। तो इसके अंदर में देखते हैं क्या है, ठीक है। तो पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गुजरात में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन जो है 27 से 30 जनवरी को होगा, ठीक है। उसके बाद है कि यह सम्मेलन भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है।
तो इसमें बस यही याद रखिएगा, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि यह सम्मेलन जो है भारत को 2036 के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, और इसमें बस यही है कि इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कि यही है उसमें जो ठीक है, यही है कि पहला ओलंपिक अनुसंधान जो गुजरात में जो कि में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि भारत पोल पोर्टल्स क्या है भाई, इसके बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा, ठीक है, कि क्या है भाई, इसके बारे में देखेंगे कि भारत पोल पोर्टल्स क्या है, ठीक है। आइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल्स का उद्घाटन किया है, ठीक है, ठीक है। तो वही है कि एक मिनट थोड़ा दोस्तों, थोड़ा उसको सही में कर लेता हूँ, उसके बाद वही है कि भारत पोल पोर्टल भारतीय जांच एजेंसियों को ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी जैसे सीमा पर पार अपराधों से निपटने के लिए इंटरपोल के 195 देशों के नेटवर्क से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद है राज्यों की पुलिस किसी भी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। देखिए, इस पोर्टल को शुरुआत करने के पीछे पीछे यह कारण है कि बहुत सारे ऐसे अपराध किए जा रहे थे जो कि मतलब कि सीमा को लेकर, कि बहुत सारे जो ऐसे मतलब कि जो कि जैसे अगर देखा जाए, जैसे कि ड्रग्स हो, हथियार हो और मानव की तस्करी काफ़ी ज़्यादा अगर सीमा पर एक विवादित बना हुआ था, ठीक है। तो इसी से निपटने के लिए सरकार जो है इस पोर्टल्स को लॉन्च कर रखी है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे अपराध भी किए जा रहे थे, जैसे कि एक राज्य में अपराध करने के बाद दूसरे राज्यों में जाकर छिप जाते थे। तो इससे क्या होता था कि पुलिस और सरकार भी इसको पकड़ने में नाकामयाब हो जाती थी, ठीक है। तो खासकर इन्हीं में के सीमा पर जो भी अपराध किए जा रहे थे, तो उसी से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारत पर पोर्टल्स को, जो कि इस चीज़ को मतलब कि नेटवर्क को स्थापित किया, ठीक है, ताकि जो भी क्रिमिनल होंगे, जो भी अपराधी होंगे, उससे पकड़ा जा सके और उनको कठोर सज़ा दी जा सके, ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद है कि भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर, यानी केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री रंजन सिंह ने सिक्किम में भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का उद्घाटन किया है, ठीक है। उसके बाद सिक्किम के सोरेंग जिले में जैविक मछली क्लस्टर किसानों की आय को बढ़ावा देगा और जलीय कृषि में स्थिरता को बढ़ावा देगा। इसका मुख्य उद्देश्य एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक मुक्त जैविक मछली बेचना है, ठीक है। तो देखिए, सरकार क्या कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कि जलीय कृषि कहने का मतलब वही जो मछली पालन ही हुआ, मछली पालन ही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आज जो भी हम लोग मछली जो मार्केट में बिक रही है, उसमें क्या होती है कि बहुत सारे ऐसे एंटीबायोटिक, रसायन और कीटनाशक के माध्यम से उनको क्या किया जाता है कि उनका उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। तो सरकार मेन फोकस ये करी है कि जैविक तरीके से, ठीक है, जो कि जैविक तरीके से मछली की पालन की जा सके, जलीय कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके, जिससे क्या होगा कि जो भी आज एंटीबायोटिक और रसायन और कीटनाशक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसको समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो ये काफ़ी लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक विषय है जो सरकार इसके कदम जो कि उठाई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए ठीक है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, और आगे देखेंगे, ठीक है। सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर में सोनमार्ग सुरंग उद्घाटन करेंगे क्या, उद्घाटन कर चुके हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या है, और ठीक है, सोनमार्ग सुरंग जो 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, इस सुरंग के जरिए श्रीनगर और सोनमार्ग के बीच साल भर आवाजाही हो सकेगी, ठीक है। जहाँ सुरंग बनाई गई है वहाँ की सड़क अंग्रेजी के अक्षर जेड की तरह है, इसलिए इसे जेड मोड़ सुरंग भी कहा जाता है, ठीक है। और देखेंगे आगे, यह सुरंग 6.5 किलोमीटर लंबी है। यह सुरंग गगनगीर से सोनमार्ग तक जाती है। इस सुरंग से सोनमार्ग तक साल भर पर्यटकों की पहुंच हो सकेगी, और अभी बर्फबारी के चलते करीब 4 महीने यहाँ पर रास्ता बंद रहता था। तो सरकार जो है, मेन मकसद सरकार का यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है।
तो इससे क्या होता था कि इस सुरंग के बनने से पहले क्या होता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होता था, जिसकी वजह से पर्यटक पर्यटक जो थे यहाँ पर नहीं पहुँच पाते थे, ठीक है। तो सरकार ने इसको देखते हुए इस सुरंग को काफ़ी मतलब कि तेज़ी से तेज़ी से इस सुरंग का निर्माण किया गया, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को है वहाँ पर जा सके। और इससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आएँगे, उस राज्य की काफ़ी ज़्यादा जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, और जब राज्य का होगा तो ज़ाहिर सी बात है देश का भी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेन मकसद सरकार का ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। तो बस इसमें इतने समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य, ठीक है। तो इसको देखेंगे क्या है भाई, कौन सा है इसमें, ठीक है, देखेंगे। उड़ीसा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। अब उड़ीसा की गोपबंधु जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एकीकृत कर दिया गया है, ठीक है। तो बस यही याद रखिए इसमें कि उड़ीसा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है, ठीक है। और इसमें देखेंगे हम लोग कि इसमें देखेंगे, ठीक है, कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके बारे में देखेंगे कि प्रधानमंत्री है क्या, स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है। तो यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा देती है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को कहाँ तो रांची में की थी। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य योजना है। यह अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बस यही याद रखना है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जो कि अभी इसकी शुरुआत को देख लेंगे भाई, इसकी शुरुआत जो की है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि ये जो कि इसकी शुरुआत कहाँ से, रांची से की 2018 में किया गया था, ठीक है। तो मेन ये देखना, इसमें देखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है, कि पूर्वी भारत, ठीक है, कि पूर्वी भारत की जो हमारा इसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, क्या है, ठीक है। तो पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गढ़ पंचकोट, ठीक है, क्षेत्र की पंचित पहाड़ी पर किया गया, ठीक है। यह वेधशाला केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत की गई है। यह वेधशाला लद्दाख, नैनीताल, उत्तराखंड, माउंट आबू राजस्थान और पुणे में गुरबानी हिल्स और तमिलनाडु में कोल्लूर के बाद भारत में छठी ऐसी वेधशाला है। कौन सा है, तो छठी नंबर की वेधशाला है, ठीक है। बस इसको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर इसको रखा गया है, ठीक है, और रखा गया, ठीक है। तो मेन रूप से आप इसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। और इसमें क्या इसके बारे में और कुछ बताया गया है कि इस वेधशाला बनाने की परियोजना 2012 में शुरू हुई थी और इसे 4.9 एकड़ भूमि पर बनाया गया है। वेधशाला में वर्तमान में एक 14 इंच व्यास की दूरबीन और जल्द ही एक और 1 मीटर व्यास की दूरबीन स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि महाकुंभ मेला 2025, जो काफ़ी मेरे लिए जो कि अगर देखा जाए तो एक मिनट, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी है और अभी चल भी रहा है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। महाकुंभ 2025 इसलिए खास है क्योंकि क्योंकि इस तरह का ग्रह योग 144 वर्षों के बाद बना है। 2025 में इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। उसके बाद है कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश और कुंभ मेले का अर्थ है अमर तत्व का मेला है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित हो जाता है, ठीक है। कुंभ मेला तब लगता है तब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं, ठीक है। तो आपको मेनली रूप से इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि प्रयागराज में गंगा गंगा के तट पर, हरिद्वार जो कि हमारा ये भी गंगा, और उज्जैन क्षिप्रा नदी, और नासिक जो कि गोदावरी के तट पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। इंदौर और उदयपुर भारत के पहले वेटलैंड शहर बन बन गए हैं, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, किया गया है। दोनों ही शहर भारत के पहले वेटलैंड शहर बने हैं। वेटलैंड शहर का मतलब है वह शहर जहां आर्द्र भूमि यानी दलदली जमीन हो। वेटलैंड शहरों को वेटलैंड सिटी प्रमाणन दिया जाता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2015 में COP 2012 के दौरान रामसर कन्वेंशन में किया गया था, ठीक है। तो देखिए, और इसको देखने का प्रयास करेंगे इंदौर के बारे में थोड़ा। इंदौर शहर की स्थापना होलकर राजवंश के द्वारा की गई थी और यह भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और इंदौर 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। उसके बाद है उदयपुर। यह शहर राजस्थान में स्थित है, जो 5 प्रमुख आर्द्र भूमि पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध मलाई से घिरा हुआ है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है, जो कि पूछा भी जाता है एग्जाम में। उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार जो है आर्द्र भूमि को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि चर्चा में साल भर ये रहता है कि आर्द्र भूमि आखिर दलदली भूमि है क्या, इससे क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्द्र भूमि और जो भी हमारा वेटलैंड है, इससे क्या होता है कि जो कि हमारा पर्यावरण है ये काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ रहता है और प्रदूषण को इससे क्या करता है, मुक्त रखता है, ठीक है। तो सरकार इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काम कर रही है, ठीक है, कर रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। आज़ादी के बाद, ठीक है, ये है, देखेंगे इसको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि 27 आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है, ठीक है। तो 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूनिफॉर्म यानी कि सिविल कोड UCC लागू हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने पर नियमावली और पोर्टल्स का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, यानी कि आज़ादी के बाद 2022 के चुनाव से एक दिन पहले CM धामी ने UCC की घोषणा की थी। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में UCC विधेयक पेश हुआ और 7 फरवरी को इसको पारित हुआ था, ठीक है। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की इसको मंजूरी मिली है, यानी कि 6 फरवरी को विधानसभा में पेश हुआ, 7 फरवरी को पारित हुआ और 20 जनवरी 2025 को क्या है, उसको मंजूरी मिल गया। गोवा में पहले से ही UCC लागू है, लेकिन वहाँ इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था, यानी कि आज़ादी के बाद अगर UCC लागू हुआ तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? गोवा में ही हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे। इसलिए उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा, यानी कि आज़ादी के बाद, ठीक है। और आज़ादी से पहले गोवा। समान नागरिक संहिता UCC का मतलब है भारत के सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होना। यह कानून धर्म से संबंधित होगा, लिंग की परवाह किए बिना लागू होता है, ठीक है। समान नागरिक संहिता के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े मामलों में सभी धार्मिक समुदायों के लिए एक ही कानून होगा, ठीक है। समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें याद रखना है कि अगर आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए तो हमारा गोवा है, और सॉरी, आज़ादी के बाद अगर देखा जाए उत्तराखंड है और आज़ादी से पहले हमारा गोवा, ठीक है। और किस आर्टिकल्स में है? तो आर्टिकल्स 44 में इस चीज़ को जिक्र किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और दोस्तों, जो भी इसमें आपको जैसा भी लगा हो तो आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें सुधारने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।